हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बेटर होंगे, आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। हमारा टॉपिक उठा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी 10th क्लास, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम है भारत का संसाधन। भारत का संसाधन एवं उपयोग। मतलब भारत में जो संसाधन है, उस संसाधन का हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले भारत है, तो हम जो भी बात करेंगे भारतीय संसाधन के बारे में बात करेंगे, है ना। और संसाधन जो भी होता है, तो सबसे पहले बात आती है कि सर संसाधन होता क्या है। संसाधन होता क्या है और इसका उपयोग करते कैसे हैं, ये दोनों बात समझिए। तो संसाधन वो होता है जो अपने दैनिक जीवन में आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर देता है। जैसे आपको कहीं जाना है, तो आपको गाड़ी की आवश्यकता है, तो आपके लिए गाड़ी क्या हो गया, संसाधन की व्यवस्था हो गया। आपको पढ़ना है, आपके लिए शिक्षक की व्यवस्था है, क्या हो गया, संसाधन हो गया। तरह तरह के काम है, आपको पैसे के काम है, आपके लिए बैंक की व्यवस्था की गई है। बैंक क्या है, संसाधन है। तो ये सब जितने भी लोग हैं, जो भी संस्थाएं हैं, आपको सेवा उपलब्ध कराती है, उसको हम संसाधन कह सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्या है, संसाधन है। अब बात समझिए क्या है संसाधन। कहता है कि मानव जीवन में, मनुष्य के जीवन में उपयोग आने वाली वे सभी वस्तुएं संसाधन है, जैसे कि जल, पेड़, पौधे इत्यादि। मानव अपने जीवन में जो भी वस्तु का प्रयोग कर ले, चाहे वो कैसा भी वस्तु हो, अगर उसका प्रयोग कर लेता है तो उसके लिए क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जहां तक बात है संसाधनों का क्लासिफिकेशन, संसाधनों का वर्गीकरण वो कैसे किया। तो संसाधनों का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। पहला प्राकृतिक आधार पर कि भगवान द्वारा क्या दिया गया, और दूसरा मानवीय आधार पर कि मानव अपने द्वारा कौन से संसाधन को बनाया। ठीक है, पहला प्राकृतिक जो ऊपर वाले ने दिया, और मानवीय जो नीचे वाले ने दिया, मतलब धरतीवासियों ने दिया। ठीक है, अब प्रकृति के स्रोत देखते हैं, तो प्रकृति में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय, एक होता है नवीकरणीय, और दूसरा क्या होता है, अनवीकरणीय। एक होता है नवीकरणीय और दूसरा क्या होता है, अनवीकरणीय। ये प्राकृतिक स्रोत के तहत होता है। ठीक है ना, अगर प्राकृतिक स्रोत की बात करते हैं तब नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय क्या होता है, कहता है कोई ऐसा संसाधन भी होता है जो प्रकृतिक द्वारा हमें प्राप्त होता है, लेकिन एक बार नहीं बल्कि बार बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे जल, है ना, जैसे कि जल, हवा, ये सब क्या है, प्राकृतिक ही स्रोत है ना, प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन क्या जल को हम एक ही बार उपयोग कर सकते हैं, नहीं, बार बार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्राकृतिक स्रोत होते हैं, संसाधन होते हैं, जिनका उपयोग मात्र हम एक बार करते हैं, उसे अनवीकरणीय कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, है कि ना, जिसमें डीजल पेट्रोल सब आता है। तो क्या कोयला को हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। पेट्रोल को बार बार उपयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर पेट्रोल का बार बार उपयोग होता है तो लोग क्या करते हैं, टंकी में तेल डालते हैं, और टंकी में तेल डालने के बाद क्या करते हैं, एक्सलेंसर में पाइप डालते हैं और उसको फिर से टंकी में डाल देते हैं कि रिसाइकलिंग होते रहता, वहां से वहां होते रहता। बस 1 लीटर तेल डालो और जिंदगी भर के लिए झंझट खत्म। बस चलाते रहो 1 ही लीटर में अपना काम। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कोयला, पेट्रोल, डीजल तेल जितने भी हैं सब किस में आते हैं, अनवीकरणीय स्रोत में आते हैं। किस में आते हैं, अनवीकरणीय संसाधन में। लेकिन हवा पानी की जहां तक बात की है, वो किस में आता है, नवीकरणीय में आता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं। अगर हम बात करें मानवीय तौर पर, तो मानवीय तौर पर कितने होते हैं। तो पहला होता है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत समझते हैं, जैसे कि खेती, देहात में नहीं सुने कि तोर बाप के हो रे, तोर बाप के हो, तो बोलता है कि हाँ हमारे बाप के हो। तोर लगावल हो, तो हाँ हमारे लगावल हो। इसका मतलब समझ लो, उस संपत्ति जो है ना, उस व्यक्ति का प्रॉपर अपना है, यानी कि व्यक्तिगत हक है उसको, उसके बाप दादा की जमीन है। लेकिन कोई स्टेशन पर जाकर बोलता है कि भाई तनी साइड हो बैठे दा, ना बैठे दे बुआ, तब बोलता है। ट्रेन में बोलता है कि भाई थोड़ा साइड हो बैठे दा, तो ना बैठता है, ना बिठाता है, तब बोलता है कि तोर बाप के है, तब तोर बाप के है। वाकई में किसी के बाप के नहीं है। अरे वो सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति किसकी बाप की हो जाएगी। हाँ, तुम्हारे बाप को कहना तो तुम कह दो कि सरकार मेरी बाप है, तो ये पूंजी ये मेरा हो गया। तुम कहो कि सरकार मेरी बाप है और फिर ले जाओ संपत्ति को, तो वहां झगड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैसा संपत्ति, वो सार्वजनिक है, वो सबके लिए है। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, व्यक्तिगत संपत्ति उसे कहते हैं
जिस पर मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति का होता है। आपकी व्यक्तिगत संपत्ति क्या है? आप जो कमा के रखे हैं वही है संपत्ति। इन्हें कि रेलवे का पंखा खोल लीजिएगा, बोलिए कि रेल में लिखा हुआ था सर कि रेल की संपत्ति आपकी संपत्ति, तो हमने भी सोच लिया कि चलो भाई, रेलवे जब इतना कर सकती है कि रेलवे संपत्ति आपकी संपत्ति, तो हम कर क्यों नहीं सकते हैं? हम भी कर लिए सर, घर में पंखा उंखा नहीं था, खोल के लाए, घर में लगा लिए, कौन सा दिक्कत है? बोला रेलवे संपत्ति आपकी संपत्ति, तो मेरी संपत्ति है भाई, तो हम कहीं लगा सकते हैं, इसके लिए छूट है, अब लगा लिए। तो ये गलत बात है। रेलवे एक सार्वजनिक संपत्ति है जिसमें सबका भागीदारी है। देश के हर एक नागरिक का उतना ही हक है जितना आपका है, तो उस रेलवे संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या करना है आपको? आपको व्यक्तिगत के तहत समझना है क्या कि जो आपका खुद का जमीन है उस पर आपका हक है, यानी कि क्या हो गया? व्यक्तिगत संसाधन हो गया। ठीक है, अब दूसरा है सार्वजनिक संसाधन। सार्वजनिक, अब देखिए सार्वजनिक, सार्वजनिक जब हम बात कर रहे थे, रेलवे कैसा संसाधन है? सार्वजनिक। बैंकिंग कैसा संसाधन है? सार्वजनिक, है कि नहीं? शिक्षा कैसा है? सार्वजनिक। अब शिक्षा का मतलब ये थोड़ी ना है कि तोरा इसे लाठी लठवल हो ले और तू पढ़े आया, हम ना पढ़बो। अरे ये कहाँ का सिद्धांत है रे? तो ना पढ़बो बोलियो ना, काहे नहीं पढ़ेगा? तो झगड़ा वाले तोरा इसे, नहीं नहीं गलत बात है, आपको पढ़ाना चाहिए। अरे झगड़ा कहाँ से? वो से क्या मतलब है? आप शिक्षा दे रहे हैं ना, तो आप भेदभाव देखिएगा, किसी का चेहरा देखिएगा, आप सबको दीजिए शिक्षा, उसे क्या मतलब है? ठीक है, तो क्या हो गया? सार्वजनिक संसाधन हो गया। ठीक है, रेलवे वगैरह क्या हो गया? सार्वजनिक संसाधन, जिस पर भारत के हर एक व्यक्ति का अधिकार हो, वह संसाधन क्या कहलाएगा? सार्वजनिक संसाधन। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। क्या है? राष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय क्या है? देश के अंदर वो सरकारी संपत्ति, देश के अंदर वो सरकारी संपत्ति या जो भी संपत्ति है, वो सब के सब किसके नाम पर होता है? राष्ट्र के नाम पर होता है, देश के नाम पर होते हैं। और ऐसे संसाधन क्या बोलते हैं हम लोग? राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। ठीक है, एक होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन जिसमें पूरा विश्व का हक हो। विश्व का हक हो मतलब उस पर अधिकार कौन जमा सकता है? तो अधिकार कोई प्रॉपर संस्था जमाती है, जैसे यूएनओ कर सकती है, डब्ल्यूएचओ कर सकती है, कुछ दवा मेडिसिन का बात हुआ, डब्ल्यूटीओ कर सकती है। ये सब जो संस्थाएं है ना, वो सब अधिकार जमाती है। अब आपको इसको विस्तृत रूप से जानकारी बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको बता दिए, अब विस्तृत समझिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए विस्तृत रूप से क्या करना चाहता है। पहला नवीकरणीय होता है। ठीक है, नवीकरणीय देखिए, इसमें सतत, जिसका बार बार उपयोग होता है, जैसे कि पवन, जल, सौर ऊर्जा। पवन यानी कि हवा, जल पानी, सौर ऊर्जा सूर्य का प्रकाश। ये कैसे स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत है। गांठ बांध लीजिए, एग्जाम में प्रॉपर पूछते आया है और इस बार भी पूछेगा। जो 2025 का एग्जाम का तैयारी आप लोग कर रहे हैं ना, 2025 का, ये हमेशा पूछा है और इस बार भी पूछेगा। ठीक है, देखिए, तो क्या करें? सतत के लिए क्या है? नवीकरणीय के लिए तो पवन हो गया, जल हो गया और सौर ऊर्जा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका नवीकरणीय संसाधन हो गया। अब अनवीकरणीय में चलते हैं। ठीक है, और नवीकरणीय में कितने होते हैं? दो होते हैं, एक सतत, एक क्या होता है? जैव। नवीकरणीय में देखिए कितने होते हैं? एक सतत और एक जैव। जैव मतलब जिसमें जान हो। तो जैव क्या है? जैव में दो प्रकार के देखिए, एक होता है प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा क्या होता है? वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति कहने का मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत पेड़ पौधे आ जाएंगे। ठीक है, कौन आएंगे? पेड़ पौधे। और वन्य जीव के मतलब क्या है? जानवर आ जाएंगे। जानवर आ जाएंगे, तो क्या मनुष्य संसाधन का काम नहीं करता है? काम करता है। जैसे कि हम बात बता रहे हैं, मेरे पास कोई एक थैला में सामान है, आपको बोले बाबू मेरे घर पहुंचा दीजिए, और आप गए थैला को उठाए और लेकर मेरे घर पहुंचा दिए, तो क्या आप मेरे लिए संसाधन का काम किए? किए? हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या संसाधन का काम कर रहे हैं? कर रहे हैं, तो क्या हम दानव है, राक्षस दिख रहे हैं? आदमी तो है ना। तो इसलिए मनुष्य भी क्या होता है? संसाधन होता है। ठीक है ना, मनुष्य भी एक प्रकार क्या होता है? संसाधन होता है। और कैसा संसाधन होता है? तो जैव संसाधन होता है। कैसा होता है? जैव संसाधन। बात समझ में आया? चलिए, अब ध्यान दीजिए क्या है? अनवीकरणीय। हम नवीकरणीय देख लिए, ठीक है। अनवीकरणीय, अनवीकरणीय में क्या है? देखिए, एगो पुनः चक्रीय, पुनः चक्रीय चक्रण होते रहता है, माने एक बार में नहीं, कुछ उसको रिसर्च करने के बाद प्राप्त होता है। जैसे कि आपको धातु प्राप्त करना है, धातु स्वतंत्र अवस्था में होती है? नहीं होती है ना।
धरती से पहले खनिज का निष्कर्षण किया जाता है, फैक्ट्री में ले जाया जाता है, उसको साफ किया जाता है और उसके बाद धातु का निर्माण होता है कि नहीं होता है? फिर होता है धातु, तो कबाड़ा बन जाता है, फिर कबाड़ा में बेच देते हैं, फिर कबाड़ा वाला गला देता है और फिर लोहा बना देता है। होता है कि नहीं होता है? तो उसको क्या करता है, रिसाइकलिंग करते रहता है, पुनः चक्रण कर लेता है, उसमें क्या जाएगा, धातु। आणविकरणीय में पुनः चक्रण में क्या जाएगा, धातु। और ये क्या है, अचक्रीय, जिसमें पुनः चक्रण नहीं होता है। जैसे जैसे मान लीजिए कि जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, डीजल तेल हो गया। अगर ये पुनः चक्रण होता तो हम तो पहले बताएं आपको कि लोग क्या करते, लोग क्या करते कि 1 लीटर तेल डालते टंकी में और टंकी में डाल के वहां से एक पाइप लगा देते सिलेंसर में और सिलेंसर से फिर पाइप को डाल देते कहाँ, टंकी में। अगर पुनः चक्रण होता तब क्या करते, यहाँ स्लेटर देता, सिलेंसर से निकलता धुआं, वहां से बाहर धुआं निकलता, धुआं पाइप में जाता और फिर टंकी में घुसता तो तेल बन जाता और पुनः चक्रण हो रहा है। अरे भाई इस रूप में होता तो, और पुनः चक्रण हो रहा है तो जिंदगी में कहो तेल के झंझटे नहीं होता, झंझटे खत्म। ऐसा होता है, नहीं होता है। तो इसलिए क्या ही अचक्रीय है, अचक्रीय है और प्लस में कैसे संसाधन है, अनवीकरणीय। अनवीकरणीय में चक्रीय चक्रीय दोनों होते हैं। तो जो जीवाश्म ईंधन हो गया ना, वो अचक्रीय संसाधन है। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए ध्यान दीजिए, व्यक्तिगत बात कर लेते हैं जो प्रॉपर आपका है। देखिए राष्ट्रीय संसाधन, स्वामित्व के आधार पर, देखिए राष्ट्रीय संसाधन की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय संसाधन क्या है, तो कह रहे हैं कि तट रेखा से 200 किलोमीटर क्षेत्र तक आर्थिक अपमार्जक क्षेत्र कहलाता है। कह रहा है कि तट रेखा से 200 किलोमीटर, देखिए तट रेखा से 200 किलोमीटर कह रहा है, लेकिन पता है समुद्र को जो दूरी के मापने का ही होता है ना, वो नॉटिकल मील होता है। क्या होता है, नॉटिकल मील। तो यहाँ किलोमीटर प्रयोग न करके हम नॉटिकल मील प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि तट से 200 किलोमीटर नॉटिकल मील क्षेत्र को आर्थिक अपमार्जक क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं, आर्थिक अपमार्जक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब अंतरराष्ट्रीय में देखिए कि तट रेखा से 200 किलोमीटर के क्षेत्र की दूरी के आगे संसाधन है। कह रहा है कि अगर तट रेखा है ना, अगर मान लीजिए कि कोई तट है समुद्र का, ठीक है, कि तट है समुद्र का और समुद्र बहुत विशाल है, पता नहीं कहां इसका अंत हुआ है। ठीक है, अगर यहां से आप 200 किलोमीटर तक समझिए, 200 नॉटिकल मील तक आ गए, तो यहां का जो क्षेत्र है ना वो कहलाएगा राष्ट्रीय। क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय। ठीक है, लेकिन इसके बाद का जो क्षेत्र है 200 के बाद का, वो क्या कहलाएगा, अंतरराष्ट्रीय। समझे बात, 200 तक जो क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय, और 200 के बाद जो होगा उसको क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय। फर्क समझ में आया? चलिए अब चलते हैं आगे और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है जी आप लोगों को? हाँ, आना भी चाहिए, क्यों नहीं है भाई, ये डायग्राम है, कॉन्सेप्ट है, सारा चीज पूरा क्लियर होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, आगे आगे ध्यान दीजिए। देखिए संसाधन नियोजन, संसाधन क्या है, नियोजन। तो संसाधनों का नियोजन करना है, कैसे कर सकते हैं, आखिर नियोजन करें तो कैसे करें, ध्यान दीजिए और समझिए बात को। सबको नियोजन करना चाहिए। देखिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधनों का नियोजन कहलाता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। अभी समस्या बना हुआ है क्या, कि धरती का वाटर लेवल कम हो रहा है। आने वाला समय में लोग बोलता है ना कि आने वाले समय में पानी के बिना मर जाएंगे। हमको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पानी में डूब के मर जाएंगे, पानी में डूब के मरेंगे। वो काहे मरेंगे, पता है, पानी तो होगा, बहुत ज्यादा होगा, लेकिन पीने वाला पानी नहीं होगा भाई। समुद्र का जल स्तर बढ़ते रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, ग्लेशियर से बर्फ पिघलेगा, जब बर्फ पिघलेगा तो पिघलने के बाद समुद्र का जो पानी का स्तर है वो बढ़ना शुरू करेगा, उधर तो पानी बढ़ेगा, लेकिन जो धरातल के अंदर पानी है ना, उसका क्या उपाय होगा। पहले जानते हैं कि वाटर लेवल घटने के पीछे कारण क्या है, तो पक्कीकरण। अगर जो गांव है ना, तो गांव में कभी पानी नहीं घटता, नहीं कहता कि गांव में पानी कभी सूखता नहीं है, नहीं सूखेगा, लेकिन इसी गांव को अगर पक्कीकरण कर दो, सब सड़कों को पक्की बना दो, वहां भी पानी की समस्या हो जाएगी। पता है क्यों, जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद वो पानी गांव के किसी स्थान पर जमा होता था, या गांव के गली जब कच्ची होती थी तो वहां सोख कर धरती के अंदर चला जाता था। हो गया पक्की, नाला बन गया पक्की। अब नाले में जा रहा है और नाले के थ्रू नदी में, नदी से चल जा रहा है आपके गांव के बाहर। आपके गांव में पानी टिक कहाँ रहा है, अब पानी टिक ही नहीं रहा है, वाटर लेवल कैसे बढ़े। अब समस्या बना हुआ है, हर एक वर्ष 1 फीट 2 फीट पानी नीचे चला जा रहा है, नीचे चला जा रहा है, और अंततः ऐसा समय आएगा कि पानी खत्म हो जाएगा।
धरती से पानी खत्म होगा, धरती पर से नहीं, अंदर से खत्म होगा, ऊपर से नहीं। ये बात मान लीजिए। अभी बात बताएंगे कि पीने वाला पानी कितना है और लवणीय जल कितना है जो समुद्र में है, सब अभी डिस्कस करने वाले, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। तो करें संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। यदि आप पानी का प्रयोग करते हैं तो पानी का उपयोग बहुत बेहतर तरीका से करें, जल का उपयोग बहुत अच्छा तरीका से करें। जल को कभी बर्बाद मत करें, न आने वाले समय में आप ही लोग को जूझना पड़ेगा, आप लोग के परिवार को जूझना पड़ेगा, आपके आने वाले भाई पीढ़ी को जूझना पड़ेगा। किसके लिए? जल के लिए, ठीक है ना। क्योंकि इंसान खाए बिना तो 10 दिन रह सकता है, लेकिन पिए बिना 10 दिन नहीं रह सकता है ना बात। तो इसलिए पानी को बचाना सीखिए। सेव वाटर चलाया है सरकार एक योजना, उसके तहत आप भी जुड़ जाइए। सतत विकास, है ना। सतत विकास क्या है? तो भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर वर्तमान में संसाधनों का उपयोग करना सतत विकास कहलाता है, और जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे, पर्यावरण को प्रदूषित ना किया जाए। आपको अपने जीवन के सारे सुखों को पाना है, ठीक है, उसमें कोई कोताही नहीं करना है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं करना है कि आने वाली पीढ़ी को हम प्रभावित कर दे, उसके लिए कुछ छोड़े ही नहीं। मन करता है कि दिन भर पानी में भैंस की तरह बोल रहे हैं कि ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना, और कीचड़ में फूल फूल। तो ऐसा अगर आपको विचार है तो पानी में बोरिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी को बर्बाद मत कर दीजिए कि आपकी आने वाला भावी पीढ़ी को ही दिक्कत हो जाए। तो बिना भावी पीढ़ी के समझौता किए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना ही सतत विकास कहलाता है। आपको आने वाली पीढ़ी को कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, और अपनी आवश्यकता को पूर्ति भी कर ले तो क्या कहा जाएगा? आपको सतत विकास कहा जाएगा, ठीक है। अब चलिए, सतत विकास आप लोग समझ गए, जिससे पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करना है। अब देखिए क्या है पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस, ध्यान दीजिए। संसाधन संरक्षण की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष 5 जून को, कितने तारीख को बाबू? 5 जून को। इसलिए संसाधन संरक्षण की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हर एक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। किस लिए? ताकि आप पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, आपको पर्यावरण को बचाने की जानकारियां दी जाती है 5 जून को, ठीक है। तो पर्यावरण को बचाइए, पर्यावरण जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, और हम जिंदा रहेंगे तो पर्यावरण जिंदा रहेगा। सोचने वाली बात है। हम लोग कहते हैं कि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं कि लेते हैं? लेते हैं। और इंसान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो जो हम छोड़ते हैं वो ले लेते हैं, और जो वो छोड़ते हैं हम ले लेते हैं। तो एक के बिना दूसरे के जीवन अधूरा हो गई कि नहीं हो गई? हाँ। तो इसलिए दोनों का रहना जरूरी है। तो पेड़ पौधों को काटिए मत। अगर पलंग बनाने का शौक है तो स्टील का बनवा लीजिए। काहे ला हरियर पेड़ काट काट के पलंग बनवाइले हैं, है ना। स्टील का बनवाइए, बड़ा मजबूत होता है, और प्लस में हरियर पेड़ रहेगा तो ऑक्सीजन भी देगा। अब तो लोग पेड़वे पर टिकल हैं, एक से एक बनाने के चक्कर में कितना पेड़ के नाश कर दिए, सत्यानाश कर दिए। पैसा इंसान को कुछ भी करवा सकता है। अब पैसा के चक्कर में इंसान पता ना कितने हरे पेड़ को काट दिए। काटो मत, लगाओ। हम आप लोग से बताते हैं, आप लोग कम से कम तो 10-12 पेड़ लगाइए, कम से कम 10-12 पेड़ लगाइए, और जिसमें से 10-12 में से कम 5 को जिंदा रखिए। अगर 5 जिंदा रहा तो समझिए कि आप जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो ऑक्सीजन आपको देते रहा और देते रहेगा। और अगर आप पेड़ नहीं लगाए और ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहे हैं तो समझिए कि ऑक्सीजन चुरा रहे हैं आप, आपका थोड़ी है वो। अगर आप खेती नहीं करें, घर में अनाज नहीं रखे, और फिर भी बर्दम खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप चुरा के खा रहे हैं। ऑक्सीजन में भी वही हाल है। आप पेड़ लगाइए, पेड़ लगाने के बाद जो पेड़ लगाए हैं अगर वही ऑक्सीजन दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अभी ऑक्सीजन अब चुरा के काम चला रहे हैं। पेड़ लगाइए सब लोग, ठीक है। चलिए आगे चले।